सामने रखे, घर में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शहर के स्टेशन रोड की घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और भारी नुकसान हुआ है। लाखों की संपत्ति जलने की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जो फैलती चली गई। एक बड़ा नुकसान हुआ है, घर में ये आग लगी जिससे हड़कंप की स्थिति वहां पर बनी। लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला गया सुरक्षित। अब कितना नुकसान हुआ है, किसी के हताहत होने की क्या अब तक कोई खबर है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, नवादा की ये तस्वीरें जहां पर शहर के स्टेशन रोड पर एक घर में आग लगी। आशंका जाहिर हो रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी और ये चिंगारी फैलती चली गई। लाखों का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वो देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और पंडित नेहरू लगातार 4398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री आज 4399 दिन पूरे करते हुए सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तब से लेकर उनका सफर लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 3 बार 2014, 2019, 2024 में लोकसभा का चुनाव जीता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम वाला रिकॉर्ड अब उनके नाम हो चुका है। लंबे समय तक निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो चुका है। मोदी ने 64 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 4399 दिन का जो रिकॉर्ड है अब वो उनके नाम है, जो लगातार इस पद पर बने हुए हैं और 3 बार का ये कार्यकाल, जिसके लिहाज से अब सबसे लंबा पीएम रहने वाला जो रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो चुका है। तो आज नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन किसी भी दौर की पहचान सिर्फ राजनीतिक उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि उन सड़कों, पुलों और नेटवर्क से भी होती है जो विकास को रफ्तार देते हैं। एक दौर था जब देश में बुनियादी कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती थी। आज भारत हाईवे, एक्सप्रेसवे, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकास का नया नेटवर्क खड़ा कर रहा है। दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। किसी भी देश का विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, बल्कि उन रास्तों में भी दिखाई देता है जो लोगों, बाजारों और अवसरों को जोड़ते हैं। सड़कें केवल यात्रा का जरिया नहीं होती, बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन होती हैं। जहां सड़क पहुंचती है, वहां व्यापार पहुंचता है, निवेश पहुंचता है और विकास की संभावनाएं भी पहुंचती हैं। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी विशाल भूभाग को आपस में जोड़ना। दस्तावेजों के मुताबिक 1951 से 1961 के बीच नेहरू एरा में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में केवल 3987 किलोमीटर का इजाफा हुआ। वहीं मोदी सरकार इस तुलना को अपने विकास नैरेटिव का अहम हिस्सा बनाती है। दावा है कि 2014 में 91,287 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2024 तक बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गया। यानी एक दशक में 54,908 किलोमीटर से ज्यादा नए राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़कर देश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी सिर्फ
सड़कों की लंबाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेटवर्क्स की भी है जो देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और आर्थिक गलियारों के जरिए उद्योग, व्यापार और बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। सीमावर्ती क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने पर भी खास जोर दिया गया है ताकि विकास का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। सरकार का तर्क है कि बेहतर सड़क नेटवर्क और तेज परिवहन व्यवस्था से लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई है। सड़कों, एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों का यह विस्तार केवल निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो तेज कनेक्टिविटी के सहारे विकास की नई रफ्तार हासिल कर रहा है। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं पटना से। ये बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर यह पत्र लिखा गया है सीएम की तरफ से। 12 साल पूरा होने पर सीएम सम्राट ने बधाई दी है। सम्राट चौधरी ने पत्र लिखकर बधाई दी। ये लेटर आपको सीएम का दिखा रहे हैं। बिहार को मिल रही सहायताओं का जिक्र भी किया और बिहार को मिली विशेष आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज, उसका भी जिक्र किया गया है। सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन के क्षेत्र में विकास और इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, नए एयरपोर्ट का विकास आदि के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और जिसकी तारीफ की गई है बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से, जिन्होंने लेटर लिखा है। केंद्र में 12 साल मोदी सरकार को हो गए हैं। इस लिहाज से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी हैं, लेकिन जो राज्य के मुखिया हैं उन्होंने बधाई दी है। 12 साल पूरा होने पर सम्राट चौधरी ने बधाई दी है। लेटर जो उनका लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसको लेकर लगातार पीएम मोदी को बधाई भी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के बिरला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है, आरती की है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बिरला मंदिर दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे। दरअसल केंद्र में 12 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को, तो आज खासतौर पर इसे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो कि भगवान के दरबार में पहुंचे और शुक्रिया अदा किया जा रहा है भगवान का कि उन्होंने ये मौका दिया और बेहतर तरीके से शासन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले पीएम मोदी के लिए दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। ये तस्वीर देखिए, आज जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, आशीर्वाद उनका ले रहे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। टेंडर घोटाले में एसवीयू की बड़ी कार्रवाई दिखी और 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में एक भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास और दूसरे वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर पर अधिकारी रहे मुमुक्षु चौधरी। इसके साथ ही तीसरे नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक इंजीनियर रहे उमेश कुमार सिंह शामिल बताए जा रहे हैं। इन तीनों के ठिकाने पर ईडी ने 2024 में छापेमारी की थी, जिसमें 11 करोड़ 50 लाख से अधिक की राशि बरामद की गई थी और ईडी ने तारिणी दास के पास से 8 करोड़ 5 लाख जब्त किए। मुमुक्षु चौधरी के घर से 2 करोड़ बरामद किया गया। ईडी ने उमेश कुमार सिंह के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए। इससे पहले एसवीयू ने इस मामले में किंगपिन ऋषु श्री और उसके करीबी सहयोगी संतोष कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था और इसी मामले में लगातार देखिए एक एक करके राज खुल रहे हैं। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, जैसे जैसे मामले की जांच हो रही है घोटाले में, वैसे वैसे राज खुलते जा रहे हैं, कई अधिकारी नप गए हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ईडी की जो जांच थी उसी जांच के आधार पे एसवीयू लगातार जांच कर रही है और इस जांच के आधार पे ही आज जो है ये 3 जो बिहार सरकार के अधिकारी रहे हैं
इन तीनों को गिरफ्तार किया है एसबीयू ने। और इस गिरफ्तारियों में जो है एक भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास हैं, तो दूसरे वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी रहे मुर्मुक्षु चौधरी हैं, और तीसरे जो नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता रहे उमेश सिंह हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया एसबीयू ने। और इस खबर की पुष्टि जो है वो एडीजी एसबीयू पंकज दराद ने की है। उनसे जो हमारी बात हुई फोन पे, तो उन्होंने बताया कि इन तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया है हम लोगों ने, आज कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जाएगा। और बताते चले कि इन तीनों के ठिकानों से पिछले वर्ष जब ईडी ने छुपाई की थी तो लगभग 11.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो नगद के तौर पे बरामद किया गया था। उसके अलावा करोड़ों के सोने जेवरात, जमीन के भूखंड, बैंक में जो पासबुक है उनसे जुड़े हुए दस्तावेज, कई चीजें जो है वो बरामद किए थे। और तारणी दास के ठिकाने पर जो 8.5 करोड़ रुपए बरामद किया गया था ईडी के द्वारा, उसको गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन जो है वो भी लानी पड़ी थी। 2 करोड़ रुपया मुर्मुक्षु चौधरी के घर से बरामद किया था ईडी ने, और 1 करोड़ रुपया उमेश सिंह के घर से ईडी ने बरामद किया था। और ये कन्वर्सेशन जो था ऋषु श्री और इन तीनों अधिकारियों का, वो पूरे तौर पे एसबीयू ने बरामद किया है। और जांच के दौरान, अनुसंधान के दौरान वो कन्वर्सेशन जो है वो एसबीयू को प्राप्त हुआ, और उसी के आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने किस तरह से लाभ पहुंचाया। तो पहले तो इन लोगों ने अपनी गुनाह स्वीकार नहीं की, लेकिन ईडी का जो जांच रिपोर्ट था उसका भी हवाला दिया। और एसबीयू ने जो अनुसंधान किया, और उस अनुसंधान के दौरान कन्वर्सेशन जो है इन लोगों के बीच जो हुआ था ऋषु से टेंडर घोटाले के मामले को लेकर के, और जिस तरह से ऋषु को लाभ पहुंचाया, खुद भी काली कमाई की, उसके पूरे प्रमाण जब रखे एसबीयू ने, तो तीनों ने अपना गुनाह स्वीकार किया है। और अब आगे की जो जांच है वो और तेजी से बढ़ेगी। इन तीनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एडीजी जो है पंकज दराद, वो 10 बजे के करीब में एसबीयू कार्यालय पहुंचेंगे, और फिर इन लोगों से पूछताछ गहराई से करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि जो संजीव हंस, सबसे पहली गिरफ्तारी जो है इस मामले में संजीव हंस को की हुई थी, और उनको इस साल जो 2025 बीता है, उस चुनाव से पहले ही राज्य सरकार ने उन पर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन एक बार फिर से एसबीयू की जांच के दायरे में वो आए हैं। इनके अलावा और भी कई आईएएस अधिकारी जो हैं वो जांच के दायरे में आए हैं, और जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो प्रमाण मिल रहे हैं, उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कई आईएएस अधिकारी जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी एसबीयू सुनिश्चित करेगी। फिलहाल काफी तेज गति से एसबीयू जो है वो अपनी जांच जो है वो आगे लेकर के जा रही है। और बताते ये भी चले कि खबर इस बीच ये भी आई है कि संजीव हंस और कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरे कह सकते हैं कि सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, लगातार लाभ पहुंचा रहे थे ऋषु श्री को, और खुद भी काली कमाई कर रहे थे। वो अभी छुट्टी लेकर के यहाँ से चले गए हैं। तो अब बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है, जैसे करके एक एक करके बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, समझ आ रहा है कि ये नेटवर्क बहुत दूर तक फैला है, और अभी भी इसमें कई नाम आने बाकी हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने दिल्ली से बड़ी खबर रखेंगे। आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग करने वाले हैं। दरअसल सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर खास चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव भी दिल्ली पहुंचेंगे, और बैठक में विकसित भारत अभियान के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में ये मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के वरिष्ठ पदाधिकारी भी पहुंचेंगे। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार की उपलब्धियों पर बात होगी, जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही आगामी राजनीतिक रणनीति, राज्यों के साथ समन्वय और संगठन को और मजबूत करने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मीटिंग लेंगे। चौधरी आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। इस वक्त पटना एयरपोर्ट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, और दिल्ली में उनका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और एनडीए शासित तमाम जो राज्य हैं उनके सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली में एक बैठक में शामिल होंगे। बिहार की तरफ से सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम रवाना हो गए हैं, और
बैठक में एनडीए के और भी कई बड़े नेता, जो बिहार के बड़े नेता हैं, वो भी शामिल होंगे, जिसमें संजय झा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे, जिसमें भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। 3 बजे के आसपास भारत मंडपम में ये बैठक शुरू होगी और मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं, उस पर एक प्रस्ताव भी पारित करने की बात हो रही है। जाहिर तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री सहित बिहार के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, वो भी इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा 11 जून को नीति आयोग की भी एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जाहिर तौर पे आज और कल बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पे अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जब मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक और भी रिकॉर्ड बना रहे हैं और भारत में लंबे समय तक काम करने वाले इलेक्टेड पीएम बन गए हैं। आज उन्होंने 4399 दिन का सफर भी पूरा कर लिया है। तो जवाहरलाल नेहरू के लगातार इलेक्टेड कार्यकाल के कुल 4398 दिन के रिकॉर्ड को भी प्रधानमंत्री ने पीछे छोड़ दिया है। और जाहिर तौर पर 10 और 11 तारीख एनडीए सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी बैठक में भाग लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रवाना हो चुके हैं। और जाहिर तौर पे आज इस बैठक में एनडीए शासित तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वो तो शामिल होंगे ही, एनडीए के बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर तौर पे ये आज का दिन भी एनडीए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। और कल नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे, जिसमें बिहार को लेकर भी उनकी निगाहें टिके रहेंगी। जाहिर तौर पर आज और कल बिहार के साथ साथ एनडीए के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हो गई है। अस्पताल के आईसीयू में ड्यूटी कर रहे सरकारी डॉक्टर पंकज कुमार को निलंबित किया गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर पंकज कुमार की तैनाती बंदरा पीएससी में थी, लेकिन वो निजी प्रसाद हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहे थे। निजी हॉस्पिटल में भी जब सेवाएं दे रहे हैं तो उन पर गैस गिर गई है। आग लगने की घटना के समय अस्पताल के आईसीयू में वो मौजूद थे। आरोप है कि हादसे के बाद वो मौके से चले गए थे। प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग में कई लोगों की जान गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे थे। घटना के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर पंकज कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जा चुका है। तो सरकारी डॉक्टर होने के बाद भी निजी हॉस्पिटल में वो काम कर रहे थे। जांच में ये खुलासा किया गया है और अब उनको निलंबित किया जा चुका है। प्रियांक इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, ये हादसे के बाद मौके से डॉक्टर पंकज चले गए थे, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि वो उस वक्त आईसीयू वार्ड में मौजूद थे। जी, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर पंकज जो कि आईसीयू में मौजूद थे और जिनको लेकर कहा जाए कि उनकी ड्यूटी आईसीयू में थी, उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ था कि वो एक सरकारी डॉक्टर थे और पीएचसी बंदरा में प्रस्थापित थे, वहीं पर उनकी ड्यूटी थी। लेकिन यह जो बड़ा सवाल उठा कि आखिर एक सरकारी डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी कैसे दे रहा था, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ड्यूटी दे रहा था, तो उस वक्त लापरवाही कैसे हो गई? या तो वो वहां पे गायब थे, ड्यूटी से गायब थे, या फिर ड्यूटी में जब आग लगी तो फिर वहां से वो फरार हो गए। इसको लेकर जांच शुरू हुई और उसको लेकर जो है अब जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने तत्कालीन एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर पंकज को जो है वह निलंबित कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच जो है वह चल रही है। आपको बता दें कि ठीक है प्रियांक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सरकारी डॉक्टर होने के बाद भी निजी अस्पताल में काम कर रहे थे, जिसके बाद निलंबित किए गए। गिरिडीह से बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। बेंगाबाद चतुरो मुख्य मार्ग पर डस्ट लदे हाईवा में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हाईवा धू-धू कर जला है। ये मौके की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। घटना के दौरान हाईवा चालक सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। हालांकि इस दौरान चालक आंशिक रूप से घायल भी हो गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।